नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी के विषय जीव विज्ञान के अध्याय 5 जिसका भाग 3 प्रकरण है पुष्पी पादपों में रूपांतरण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज का अपना टॉपिक जो है वो है पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस। पुष्प यानी फूल, जो एक रूपांतरित पर्रो होता है जहाँ पर पर्रो का शीर्ष मेरिस्टेम यानी स्तंभ भाग का जो शीर्ष मेरिस्टेम होता है, विभेदक होता है, वह पुष्पी मेरिस्टेम में बदल जाता है। ओरियाँ जो होती है पर्व, उनकी लंबाई बढ़ना कम हो जाती है, अक्ष दब जाते हैं और गांठों पर क्रमानुसार पत्तियों के बजाय पुष्पी उपांग लगते हैं। यानी जो गांठें यानी नोड पाई जाती हैं वहाँ पर पुष्पी उपांग बनना शुरू हो जाते हैं। जब पर्रो शीर्ष फूल यानी पुष्प में बदल जाता है तब वह सदैव अकेला होता है। पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने का जो क्रम है उसे हम पुष्पक्रम या इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पुष्पक्रम किसे कहते हैं। जो अक्ष होता है उस पर फूलों या पुष्पों के लगने का जो क्रम है वही पुष्पक्रम कहलाता है। शीर्ष का जो पुष्प है या शीर्ष का जो भाग है जो पुष्प में बदल जाता है अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर पुष्पक्रम को दो प्रकार असीमाक्षी और ससीमाक्षी में बांटा जाता है। यानी पुष्पक्रम के प्रकार पूछते हैं तो दो होते हैं, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। असीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम के प्रमुख अक्ष में सतह वृद्धि होती रहती है और फूल जो पार्श्व में अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, एक के बाद एक आगे की ओर लगे रहते हैं। और ससीमाक्षी पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर पुष्प लगता है, इसलिए इसमें सीमित वृद्धि होती है। दोनों में ये अंतर हो जाएगा, एक में अग्राभिसारी क्रम में लगते हैं तो दूसरे में और जो पुष्प लगता है वो अक्ष के शीर्ष पर लगता है, इसलिए इसमें वृद्धि जो होती है वो सीमित होती है और फूलों का जो क्रम होता है वो तलाभिसारी क्रम होता है। तो दोनों में अंतर हो जाएगा, एक में अग्राभिसारी और दूसरे में तलाभिसारी। ये देखिएगा असीमाक्षी पुष्पक्रम में किस प्रकार पुष्प लगे होते हैं, एक के बाद एक अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं। और अगला जो है ये है तलाभिसारी क्रम, यानी इनकी जो वृद्धि होती है वो इस प्रकार देखिएगा। यहाँ से जो पुष्प है शीर्ष भाग में हमेशा एक ही लगा रहता है, इधर भी देखिएगा, और बाकी इसके तल से निकलना शुरू हो जाते हैं। इसमें भी ऐसी स्थिति है और इस प्रकार समूह लगे रहते हैं, इसे हम तलाभिसारी क्रम कहते हैं। अब है पुष्प एंजियोस्पर्म जो पादप होते हैं, अर्थात आवृतबीजी जो पादप होते हैं, उनमें पुष्प या फूल एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षी रचना होती है, अंग होता है। ये एक रूपांतरित पर्रो है जो लैंगिक जन्म के लिए और महत्वपूर्ण अंग होता है। यानी जो भी लैंगिक जननांग होते हैं वो सारे पुष्प में ही पाए जाते हैं। एक प्ररूपी फूल या पुष्प में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फूले हुए पुष्पवृंत, जिसे हम पुष्पासन कहते हैं, इसके ऊपर लगे रहते हैं। यानी जो पुष्प के जो भी अंग होते हैं वो पुष्पासन से लगना शुरू होते हैं। क्रमशः कैलिक्स, कोरोला, उमंग और जायंग, ये चार प्रकार के पुष्प के भाग या पुष्प के चक्र होते हैं। कैलिक्स तथा कोरोला सहायक अंग के रूप में पुष्प के लैंगिक भागों की रक्षा करते हैं, जबकि उमंग और जायंग जो होते हैं वो लैंगिक अंग होते हैं। कुछ फूलों में जैसे प्याज में कैलिक्स तथा कोरोला में कोई अंतर नहीं होता और इस प्रकार के जो अंग होते हैं उनको हम परिदल पुंज या पेरियंत कहते हैं। कई बार पूछा जाता है परिदल पुंज क्या होता है। जब फूल में पुंकेसर और पुमंग दोनों ही होते हैं तो ऐसा फूल या पुष्प जो होता है वो द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी कहलाता है। यदि किसी फूल या पुष्प में केवल या तो पुंकेसर उपस्थित होंगे या अंडक होंगे तो ऐसे पुष्प को हम एकलिंगी या यूनिसेक्सुअल कहेंगे। सममिति में जो पुष्प होते हैं वो त्रिज्या सममिति वाले या एक व्यास सममिति वाले
दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी अलग अलग, किसी में एक व्यास समिति वाले हैं तो किसी में त्रिज्या समिति वाले हैं। जब किसी फूल या पुष्प को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सकता है और वो भाग या काट जो होता है मध्य से गुजरता है, तो इस प्रकार का जो समिति होती है वो त्रिज्या समिति कहलाती है। इसके उदाहरण है सरसों, धतूरा और मिर्च। इनके अंदर पुष्पों की जो समिति होती है वो त्रिज्या समिति होती है। लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से दो भागों में बांट सकते हैं और कोई तल से नहीं बांट सकते, तो इस प्रकार का जो समिति का प्रकार होता है वो एक व्यास समिति वाला होता है। तो ये उदाहरण ध्यान रखिएगा, त्रिज्या समिति और एक व्यास समिति में अंतर। और एक व्यास समिति के जो उदाहरण है वो है मटर, गुलमोहर, सेम और केसिया। जब कोई पुष्प या फूल बीच से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल के दो समान भागों में विभक्त न हो, तो ऐसी समिति को हम असमिति या अनियमित समिति कहते हैं, जैसे कि केना पादप में ऐसा होता है। और अब हैं एक पुष्प, त्रितयी, चतुष्टयी, पंचतयी। इस प्रकार पुष्प के जो अंग होते हैं, कैलिक्स या कोरोला, उनकी संख्या के आधार पर इसको हम त्रितयी, चतुष्टयी या पंचतयी कहते हैं। यदि इसमें उपांगों की संख्या 3, 4 या 5 के गुणक में हो सकती है तो इसे हम त्रितयी, चतुष्टयी या पंचतयी कह सकते हैं। जिस पुष्प में सपत्र होते हैं, यानी पुष्पवंत के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम सपत्री कहते हैं, और जिसमें सपत्र नहीं होते, ऐसा पुष्प सपत्रहीन कहलाता है। पुष्प वृंत पर कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और अंडाशय की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को अधोजायंगता, हाइपोगाइनस, परिजायंगता, पेरिगाइनस, अधिजायंगता, एपिगाइनस में और विभक्त किया गया है। अधोजायंगता में जायंग हमेशा ऊपर की ओर होता है, सर्वोच्च स्थान पर होता है। बाकी सारे जो अंग होते हैं वो जायंग यानी अंडाशय के नीचे से निकलना शुरू होते हैं। ऐसे फूलों या पुष्पों में अंडाशय हमेशा सुपीरियर अथवा ऊर्ध्ववर्ती कहलाता है। इसके सामान्य उदाहरण हैं सरसों हैं, गुड़हल हैं और बैंगन हैं। इनमें अंडाशय हमेशा ऊर्ध्ववर्ती और पुष्प अधोजायंगता वाला होता है। जायंग हमेशा शीर्ष भाग पर और बाकी वाले सारे उपांग नीचे से निकलते हैं। और उदाहरण के रूप में देखिएगा, ये जो पहले वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम देखिएगा, इसमें अंडाशय जो है वो यहाँ पर स्थित है और बाकी सारे अंग देख रहे हैं हम नीचे से निकल रहे हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार का पुष्प जो है वो अधोजायंगता, और दूसरा और तीसरा जो है वो परिजायंगता का उदाहरण है। इसमें जो अंडाशय है वो देखिएगा नीचे है और बाकी वाले अंग और अंडाशय से थोड़ा ऊपर की ओर निकलना शुरू होते हैं। और सबसे लास्ट में जो दे रखा है, इसमें देखिएगा अंडाशय बिल्कुल ढका हुआ है और सारे अंग या ऊपर से निकलना शुरू होते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को हम अधिजायंगता कहते हैं। अब है परिजायंगता। इसमें अंडाशय मध्य में होता है, अन्य भाग पुष्पासन के किनारों पर स्थित होते हैं और ये लगभग समान ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इसमें अंडाशय आधा अधोवर्ती होगा और इसके सामान्य उदाहरण हैं पल्म, गुलाब और आड़ू। इनमें हमेशा परिजायंगता की स्थिति होती है, जिसमें अंडाशय आधा अंगों से ऊपर की ओर आधा नीचे की ओर होता है। और अधिजायंगता में पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा वे अंडाशय को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, घेर लेते हैं, जिससे ये संलग्न रहते हैं। फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर से निकलते हैं या ऊपर से उगना शुरू होते हैं, इसलिए अंडाशय हमेशा अधोवर्ती होगा। और इसके उदाहरण हैं सूरजमुखी के अर्धपुष्पक, अमरूद तथा घिया। ये इसके उदाहरण, ये स्थिति कहलाती है और अधोवर्ती अंडाशय की स्थिति। अब आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है, इससे रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो हमें अपने नोट में करने हैं।
पहला है पुष्पक्रम किसे कहते हैं, दूसरा असीमाक्षी और शशीमाक्षी पुष्पक्रम में अंतर बताइए, तीसरा त्रिज्या समिति का उदाहरण दीजिए, चौथा परिदल पुंज क्या है, इसके बारे में अपने को नोटबुक में करना है। आज के इस वीडियो हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।